A very warm good afternoon to all of you. सब लोगों को गुड आफ्टरनून है एंड वेलकम है आज की क्लास में। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे लोग आ गए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, आज का टॉपिक है अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से इसको लिया गया है और क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कोई डाउट है पिछले क्लास को लेके तो आप उसको पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास को। ठीक है, तो नाम क्या है, देखो मैंने क्या किया है ना, टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक लिया है जिससे कि मैं इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। आप देख सकते हो टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। इंग्लिश में कहते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। यू नो व्हाट, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये संशोधन क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है। तो पहले मैं आपको इसका बताती हूँ कॉन्सेप्ट, उससे पहले आप लोग के मैसेज पढ़ लिए जाए। तो शिवांगी यादव गुड आफ्टरनून, पारुल वर्मा गुड आफ्टरनून, जगेंद्र शाक्य गुड आफ्टरनून, अनुज कुमार नमस्ते मैम जी, नमस्ते बिल्कुल, शिव प्रताप गुड आफ्टरनून, सारे लोगों को गुड आफ्टरनून, सत्यम सैनी को भी गुड आफ्टरनून। ठीक है, देखो तो ये होता क्या है, अमेंडमेंट को हिंदी में कहते हैं संशोधन। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए कि आगे जाके जिस इंसान की फोटो बनाई है उसका पेट निकल गया या फिर उसके बाल छोटे से लंबे हो गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पेंसिल से बना हुआ है तो हम लोग उसके बाल जो है लंबे कर सकते हैं, उसका पेट जो पहले पतला था उसको मोटा कर सकते हैं। या फिर हमने कोई आर्टिकल लिखा है, कुछ महीनों बाद कुछ सालों बाद उसका जो डेटा है वो बदल गया, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो यही जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मॉडिफाई करने की, चेंज करने की, किसी चीज को अपडेट करने की, टाइम के साथ चलने की, इसी को हम लोग पॉलिटी की लैंग्वेज में संशोधन दैट इज अमेंडमेंट कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर है जिसके द्वारा हम लोग टाइम के साथ जो है अपने आप को अपडेट और सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बातें हैं जो हम लोग को ऐड करनी है, वो नीड है, या फिर कोई ऐसी बातें हैं जो पुराने जमाने की है उसको हम लोग को चेंज करना है, या कुछ और फीचर्स है जो हम लोग को ऐड करने हैं, या फिर जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, उसके लिए हम जिसका सहारा करते हैं यूज, उसका नाम है अमेंडमेंट या फिर संशोधन। ठीक है, और बोला भी क्या है, चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर। ठीक है, अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये आता है एग्जाम में कि संशोधन का जो प्रोसेस है भारत के संविधान में वो किस कंट्री से लिया गया है, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, तो इसका नाम ध्यान रहे। उसके बाद ये भी आता है कि अमेंडमेंट जो है कौन से आर्टिकल में है, तो बस एक ही आर्टिकल है जो आपको याद रखना है, दैट इज आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में आपका संशोधन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद ये कौन से भाग में है, तो भाग दैट इज पार्ट संख्या 20, भाग 20 में हमने अमेंडमेंट को रखा है। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ ले। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सत्यम ने बहुत ही करेक्ट जवाब दिया, दैट्स ग्रेट। ओके सूरज, चलो आगे चले, कुछ पूछना है नहीं। अब देखो इसमें हम लोग पढ़े कैसे, अब तक सन 2020 तक, मतलब 2020 आपका चल रहा है, अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल मिला के 105 बार संशोधन किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 105 बार संशोधन किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 105 का 5 पढ़ेंगे, हम लोग बस वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब संशोधन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बता दूं। मैं आपको ये बताऊंगी कि जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, इसको कहाँ पे शुरू किया जाता है, कौन लोग हैं जो इसको शुरू कर सकते हैं, इसको शुरू करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, एंड देन हम लोग जाएंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उनके पास। ठीक है, ओके। तो देखो मैंने बताया ना, अमेंडमेंट को हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके साथ आर्टिकल नंबर 368 में पार्ट नंबर 20 में इसको रखा गया है। अब देखो अमेंडमेंट करने की जो शक्ति है ना,
संशोधन करने की जो शक्ति है ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन दिया होगा, पार्लियामेंट होगा, विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो आंसर है वो पार्लियामेंट होगा। भूल के भी लोकसभा मत लगा देना, क्यों? बिकॉज संसद के अंदर लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है। और पता है क्या, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, संशोधन का जो प्रोसेस है, आप चाहे तो लोकसभा में स्टार्ट करें, चाहे तो आप राज्यसभा में करें। मतलब संसद के किसी भी सदन में अमेंडमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई जो अमेंडमेंट की शक्ति है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। तो इन शब्दों का क्लियरिटी आपको होना चाहिए, ठीक है? इतना क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत एग्जाम में पूछता है अमेंडमेंट को आप कौन से हाउस में स्टार्ट कर सकते हो? आंसर होगा किसी भी हाउस में, किसी भी हाउस में आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक बात बताऊं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? उनको याद आता है मनी बिल, दैट इज धन विधेयक। अमेंडमेंट है ये, मनी बिल नहीं है। मनी बिल जो है ओनली इन लोकसभा आपका डाला जाता है, बट अमेंडमेंट भूलना मत, ये मनी बिल से बहुत 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 अलग है, विचित्र है बिल्कुल, ठीक है? तो अमेंडमेंट को आप किसी भी हाउस में इनिशिएट मतलब शुरू कर सकते हो। इतनी बातें एकदम क्लियर है? बहुत ही बेसिक से बता रही हूँ, सारी बातें आपको क्लियर है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम लोग आगे जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, सत्यम जो है बताते हैं मुझे कि इनिशिएशन ऑफ अमेंडमेंट कैन बी डन थ्रू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली राइट। शिवांगी पूछती हैं कि मैम सबसे पहला अमेंडमेंट किसमें हुआ था? सबसे पहला अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ था शिवांगी? वाल्मीकि। वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि जो पहली चीज होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो परेशान मत हो, अभी आपका 10 मिनट बाद सारा आएगा, ठीक है? बिल्कुल, चले आगे, ठीक है? आप देखो, अब ये जानते हैं कि हम लोग अमेंडमेंट जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता कौन है? ऑब्वियस सी बात है, अमेंडमेंट जो है वो हमारे लोकसभा या राज्यसभा दोनों के सांसद लेकर आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई मंत्री है वो भी लेके आ सकता है, अगर कोई मंत्री नहीं है, साधारण सा लोकसभा या राज्यसभा का सांसद है, वो भी लेकर आ सकता है, ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। बट अब जो बातें बताने वाली हूँ वो थोड़ी सी अलग है। पूछे क्यों? कि यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और अमेंडमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो, आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 108 है। आर्टिकल नंबर 108 ने ना प्रेसिडेंट को बोला है कि प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग को बुला सकता है अगर कोई विवाद हो रखा है या फिर कोई, ठीक है, बिल पास नहीं हो पा रहा है। बट ये चीज जो है, ये जो फैसिलिटी है वो अमेंडमेंट के केस में नहीं है, ठीक है? जॉइंट सिटिंग, दैट इज संयुक्त बैठक की जो सुविधा है वो अमेंडमेंट के केस में नहीं है, बिकॉज अमेंडमेंट को अलग अलग, दैट इज इंडिविजुअली, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना होता है, ठीक है? इतना क्लियर है? ओके, हमारा जो अमेंडमेंट है ना उसको तो है आप लोकसभा से भी पास कराओगे अलग से और राज्यसभा से भी अलग से पास कराओगी, और यहाँ पे जॉइंट सिटिंग की फैसिलिटी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? आप अमेंडमेंट कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो, अगर सबकी हामी नहीं है तो कैसे वो काम होगा, ठीक है? इसके साथ एक और बात, हमें पता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे संसद का हिस्सा होते हैं, और जो भी विधेयक होता है, मतलब जो भी बिल होता है, उसको लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग पास होना होता है, और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस बिल को चुपचाप से साइन कर दे, अगर वो साइन कर देगा मतलब अपनी कंफर्मेशन दे देगा, अपना असेंट वो देगा, तो फिर वो बिल विधेयक से अधिनियम बन जाता है, मतलब वो एक्ट बन जाता है। या फिर राष्ट्रपति जी उस बिल को जो है वीटो कर दे, मतलब उस बिल को ना ही पास करे और ना ही उसको वापस करे, अपने जेब में रख ले, ठीक है? ऐसा बस एक ही बार हुआ है, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और तीसरा केस तब होता है जब राष्ट्रपति जी उस विधेयक को वापस भेज दे कि भाई इसमें गड़बड़ी है, फिर से अपना जो है पास करके भेजो। बट ये जो है, ये दो बाकी के जो 2 स्टेप्स हैं वो आप अमेंडमेंट के केस में नहीं कर सकते हो, बिकॉज राष्ट्रपति को अमेंडमेंट वाले जो मतलब जो प्रस्ताव होता है
उसको ऊपर अपनी रजामंदी, अपनी परमिशन देनी ही होती है। वो ना ही इसको रिकंसिडरेशन के लिए, दैट इज पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, और ना ही वो इसको रोक सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। राष्ट्रपति को जबरदस्ती, या फिर आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति जी को हर हाल में अमेंडमेंट वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अपनी कंसेंट, मंजूरी देनी होती, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, चले, ओके, ठीक है, ओके। शिवांगी क्या कहती है? शिवांगी वाल्मीकि मुझसे पूछती, मैम अगर दोनों में से किसी सदन में रिजेक्ट हो जाए तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या बात है, कोई बात नहीं, फिर से वो स्टार्ट होगा। इट्स मैंडेटरी ना कि वो दोनों में पास हो। अगर रिजेक्ट हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, फिर से आएगा, है ना? ठीक है। अनुज कहते हैं पहला संविधान संशोधन 1951 में, और दूसरा, ठीक है, देखो 1951 में पहला हुआ था, वो इम्पोर्टेंट है, वो करेक्ट है, मैं आपको बताऊंगी भी आगे। चले, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ओके, अब देखो अमेंडमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बता दिया। अब बताने वाले अमेंडमेंट करने का तरीका क्या है। संशोधन हम एक नहीं, दो नहीं, कुल मिला के 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, दैट इज साधारण बहुमत के द्वारा। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, दैट इज विशेष बहुमत के द्वारा। और तीसरा, विशेष बहुमत प्लस आपका 50% जो हमारे स्टेट होते हैं उनके सपोर्ट के द्वारा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग 3 तरीके से अमेंडमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ना इसमें डाउट हो रहा होगा पार्ट नंबर 3 में कि विशेष बहुमत तो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आप कह रहे हो कि विशेष बहुमत तो ठीक है, ये 50% जो बहुमत वाले राज्य है, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि ना अगर इसमें संशोधन किया जाए तो हमारे स्टेट्स को भी फर्क पड़ता है। हमारे स्टेट्स को भी जो है फर्क पड़ता है, उनके भी जो मुद्दे हैं वो प्रभावित होते हैं। इसीलिए ऐसे मुद्दे जिसमें हमारे स्टेट्स का भी योगदान है, तो वहां पे हमको 50% जो हमारे राज्य होंगे उनकी सहमति पानी होगी। ठीक है, जैसे कि आपका जीएसटी वाला बिल था, जो हमारा जीएसटी वाला बिल था ना, जीएसटी वाला बिल जो था, इसको ना जब इसके आने से ना जो हमारे राज्य हैं इनको भी फर्क पड़ा। ठीक है, सो दैट इज वाई, है ना, तो हम लोगों ने क्या किया था, ऑप्शन नंबर 3 वाला जो पॉइंट है वो यूज किया था। क्लियर है? ठीक है, कुछ पूछना है तो बताइए, आगे चले। ओके, चलिए कुछ पूछना है तो बताइए। चलो मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल चीज लेकर आती हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। देखो, आज तक, ठीक है, आज तक जो है हमारे संविधान में 105 बार संशोधन हुआ है, ये बात तो हम सब जानते हैं। बट आपको पता है जो आर्टिकल नंबर 368 है, जो आर्टिकल नंबर 368 है, इसके अंदर खुद जो है इसके अंदर 3 बार संशोधन हुआ है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, क्या चीज, कि अब तक हमारे संविधान में 105 बार संशोधन हुआ है, बट अगर हम लोग इंडिविजुअली इस आर्टिकल की बात करें तो इसमें कुल मिला के 3 बार संशोधन हुआ है। मतलब अमेंडमेंट की डेफिनेशन को ही हमने मॉडिफाई किया है, संशोधित किया है। तो आइए जानते हैं कब कब। तो मैं आपको बता दूं, अब तक जो है आपका 3 बार हुआ है। 1956 में जो आपका 7th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, 1971 में जो हमारा 24th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था, एंड 1976 में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। इन 3 अमेंडमेंट्स के द्वारा इन 3 इयर्स में हमारा जो है
संशोधन किया गया था आर्टिकल नंबर 368 के अंदर। तो इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है और हम लोग अभी इन तीनों को विस्तार से आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है कहीं भी है तो पूछ लिया जाए। अब मैं आपको वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उन पे लेके जा रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। हमारे संविधान में 105 बार संशोधन हुआ है, बट हम लोग 105 सारा का सारा नहीं पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है सबसे पहले संविधान का नंबर, कौन सा नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटएवर, प्लस वो अमेंडमेंट किस साल में हुआ है, 1957 में, 58 में, 42 में, कब हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो संशोधन है वो क्या बोलता है। तो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, संशोधन नंबर कौन सा है, दूसरा साल कौन सा है, एंड तीसरा वो संशोधन क्या बोलता है, क्या परिवर्तन, क्या परिवर्तन वो लेकर आया है। ठीक है, स्टार्ट रहेगा। यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं। आशा करती हूँ आप इस बात को जो है वो ध्यान में रखोगे। चले, तो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। टाइम क्या है आप देख रहे हो, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसका अभी जुम्मा जुम्मा एक साल भी हुआ था नहीं कि हमने जो है संशोधन कर डाला। तो कब हुआ, 1951 में हुआ। कौन सा नंबर था ये, पहला। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट होता है 1951 में, जिसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया, अपने संविधान में जो हमारी अनुसूचियां हैं जो पहले 8 हुआ करती थी, उनकी संख्या 8 से बढ़ा के 9 कर दी। मतलब हम लोगों ने 9 शेड्यूल को अपने संविधान में ऐड कर दिया। अब जब ये 9 शेड्यूल को ऐड किया तो इस शेड्यूल में हमने रखा क्या, तो देखो 9 शेड्यूल जब हमने ऐड किया तो इसके अंदर हमने जो है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की। मतलब जो जमींदारी प्रथा थी ना, जो बहुत ही खराब थी, उसको खत्म किया। और साथ के साथ जो लैंड लॉस थे, ठीक है, जो हमारे भूमि कानून थे, उसको ना कॉन्स्टिट्यूशनली जो है प्रोटेक्शन दिया। ओके, बहुत से लोग कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स क्या, लैंड रिफॉर्म्स क्या, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था in order to abolish the zamindari system, as well as to give the constitutional protection to the land laws, जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स हो सके। ठीक है, इसके बाद कुछ और बातें की गई। देखो, एक आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा केस हुआ था, दैट इज रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बाद ही हम लोगों ने शेड्यूल नंबर 9 को ऐड किया और साथ के साथ आर्टिकल नंबर 31A एंड 31B को ऐड किया। आर्टिकल 31 जो है ना, वो प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, आप लोग जो है पढ़े भी होंगे, बिलोंग करता था। आर्टिकल नंबर 31 संपत्ति के अधिकार को, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बट 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने इसको हटा के फंडामेंटल राइट से इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या फिर आप कह सकते हो कि लीगल राइट की कैटेगरी में आर्टिकल 300 कैपिटल ए में रख दिया। तो ये चीज जो है फर्स्ट अमेंडमेंट में ही ऐड की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर जान लो इसने क्या किया। जो आर्टिकल नंबर 15 है, जो कहता है, आर्टिकल नंबर 15 कहाँ है, फंडामेंटल राइट के अंदर है। आर्टिकल 15 कहता है कि भारत में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पे, है ना, धर्म के आधार पे, ठीक है, उसके बाद नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे, कि सेक्स के आधार पे, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें क्लॉज 4 ऐड किया गया। और आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो बात करता है स्वतंत्रता की, इसमें क्लॉज 2 ऐड किया गया। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, 9th शेड्यूल वाला, 9वीं अनुसूची वाला, और रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाला। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। ओके, हाँ, आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी भी है, आपको आई थिंक नेटफ्लिक्स पे कि कहीं पे मिल जाएगी, आयुष्मान खुराना की है, बहुत ही अच्छी मूवी है। और जो भी बात है उसमें दिखाई गई है, दैट इज रियल, एब्सोल्युटली रियलिटी इज शोन इन दैट मूवी। ओके, चलिए शुरू करें, कोई दिक्कत किसी को। चलो, अब हम लोग सेकेंड अमेंडमेंट पे नहीं जा रहे हैं, पूछो क्यों। सेकेंड अमेंडमेंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं
7th अमेंडमेंट पे। नाम क्या है? 7वां संविधान संशोधन। साल है 1956। ओके, अब देखो हुआ क्या था। 7वां संविधान संशोधन को जानने से पहले हम लोग बात करते हैं फजल अली कमीशन की। फजल अली कमीशन जो था, फजल अली आयोग, जिसको हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिया ना, उसकी ऑलमोस्ट सारी बातों को मान लिया गया सरकार के द्वारा, और सरकार ने इस बात को माना ही नहीं, इस बात के ऊपर संशोधन भी कर दिया ताकि उनकी बातों को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके। बेसिकली जो हमारे फजल अली आयोग थे, उन्होंने क्या बोला था कि हाँ ठीक है, आप भाषा के आधार पर राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर सकते हैं। साथ के साथ ये बोला कि जो अंग्रेजों वाली प्रथा है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के अंदर स्टेट्स को कैटेगराइज करना, उसको जो है खत्म किया जाए। तो फजल अली की बात को अच्छी तरीके से मान लिया गया था, और उसके बाद ही 7th वाला अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, ओके। और आपको बता दिया जाए कि 1 नवंबर 1956 को भारत में कुल मिला के 14 राज्य मतलब थे, और 6 यूनियन टेरिटरीज मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 7वां संविधान संशोधन कहता क्या है कि आप जो है भारत में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश का जो फॉर्मेशन है, जो गठन है, वो भाषा के आधार पर कर सकते हैं। इसके साथ हम लोगों के देश में जो हाई कोर्ट है ना, दैट इज उच्च न्यायालय है, वो कॉमन हो सकते हैं। मतलब 2 या फिर आप कह सकते हो 1 या 1 से ज्यादा राज्य, या फिर 1 राज्य, या फिर आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश, या फिर कई सारे केंद्र शासित प्रदेश एक हाई कोर्ट को शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज कॉमन हाई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी 7th अमेंडमेंट के द्वारा ही आया गया। ठीक है, इसके साथ ही हमने लोकसभा और विधानसभा के अंदर सीटें भी अलॉट कर दी, क्योंकि हम लोग ने जब स्टेट बना लिया तो सीटें तो अलॉट करनी थी, तो ये काम भी हमने 7th अमेंडमेंट के द्वारा ही कर दिया। तो क्लियर है? हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे एग्जाम के लिए एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाषा के आधार वाला, और दूसरा ये कॉमन हाई कोर्ट वाला, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स को याद रखिएगा। चले, तो 7th अमेंडमेंट जो है 1956 यहाँ पे खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, बताती हूँ क्यों इंटरेस्टिंग है। ये है आपका 15वां संविधान संशोधन। अनुज कुमार, बिल्कुल आप बिल्कुल करेक्ट है। देखो, भाषा के आधार पे भारत में जो पहला स्टेट बना था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया इस आंध्र प्रदेश, और इस स्टेट को लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के पीछे पोट्टी श्री रामलू, जो कि कांग्रेस के एक बड़े ही पुराने और मतलब कि वेटरन नेता थे, उनका बलिदान था। वो पता है क्या, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे, और 56 दिन बाद हंगर स्ट्राइक पे होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर सरकार जो घबरा गई, तो फिर सरकार ने उनकी बातें जो है मान ली। ओके, और फिर इस तरीके से आंध्र प्रदेश का जो गठन है, वो पहला एक तरह से आप कह सकते हो भाषा के आधार पे जो है राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखो हुआ क्या था बता दूं। मद्रास इलाका था, मद्रास स्टेट हुआ करता था। तो मद्रास स्टेट में ना तमिल भाषी भी थे और तेलुगु भाषी भी थे। तो पोट्री श्री रामलू कहते थे कि देखिए, हम लोग तेलुगु भाषी हैं, तो जो तेलुगु भाषी हैं उनके लिए आप अलग राज्य बनाओ। तो सरकार कहती है कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या था, सरकार ने वादा किया था, सरकार मतलब जो कांग्रेस है ना, उसने जो है वादा किया था बहुत पहले कि जब भारत आजाद होगा, हम जब सत्ता में आएंगे, तो हम भाषा के आधार पे स्टेट को बनाएंगे। तो उसी बात को पकड़ के उन्होंने ये बात पे जोर दिया कि अब हम लोग आजाद हो चुके हैं, आपकी सरकार भी है, तो आप क्या करिए, तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है उसको मद्रास स्टेट से अलग करिए, और एक नया स्टेट आंध्र स्टेट बनाइए। सरकार नहीं मान रही थी, इसीलिए वो आमरण अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे, और 56 दिन बाद वो शहीद हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद सरकार ने जो है फजल अली आयोग को गठन किया, उसका उसका गठन किया, और फिर जो है आंध्र प्रदेश का जन्म भी हुआ, फर्स्ट भाषा के आधार पे राज्य के तौर पे। ठीक है, उसके बाद पता है क्या हुआ, झड़ी सी लग गई।
अब ऑब्वियस सी बात है, एक को मिलेगा तो बाकी चुप थोड़े बैठेंगे। तो इसके बाद बहुत सारे जो राज्य हैं, स्पेशली दक्षिण भारत वाले, उन्होंने बोला कि हमें अलग राज्य दो, हम ये भाषा बोलते हैं, वो भाषा वो बोलते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारे जो राज्य हैं उनका गठन हुआ राज्यों का भाषा के आधार पर। बट फर्स्ट नंबर का कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 15वां संविधान संशोधन कब होता है? 1963 में होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज है वो हम लोग जानते हैं, दैट इज 62 ईयर्स। 62 ईयर्स इज द एज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। बट ये जो पहले है ना एज 60 हुआ करती थी, बिकॉज 15 संविधान संशोधन के द्वारा हाई कोर्ट के जजों की जो जो रिटायरमेंट की थी एज, उसको बढ़ा दिया गया था, 60 से 62 कर दिया गया था। इनफैक्ट 2011 में कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो एक बिल लेकर आती है कि जो जज है ना हाई कोर्ट के, इनकी रिटायरमेंट की एज 62 से बढ़ा के 65 कर दो। कहना ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो रिटायर होते हैं 65 पे, हाई कोर्ट के 62 पे। ऐसी पार्शियलिटी क्यों? बट ये बिल पास ही नहीं हो पाया। जब बिल पास नहीं हो पाया तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा हम लोग के पास। तो इसीलिए एज ऑफ नाउ हाई कोर्ट की जो जज है उनकी है रिटायरमेंट की एज 62 ईयर्स। ये किया गया था 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो आगे। 21st अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 21वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था? ये होता है 1967 में। तो देखिए, हमने शेड्यूल नंबर 8 पढ़ा है, हमने अनुसूची 8 पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? अनुसूची 8 कहती है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, कहती है ना। और हमारे देश में वर्तमान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बट पता है क्या, पहले 22 लैंग्वेजेस नहीं थी। 1967 से पहले देवर ओनली 14 लैंग्वेजेस। 1967 से पहले सिर्फ और सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी। बट 1967 में 21st नंबर का अमेंडमेंट होता है जिसके द्वारा सिंधी भाषा को एज अ क्षेत्रीय भाषा, एज अ रीजनल लैंग्वेज जो है 8वीं अनुसूची में हम लोग शामिल करते हैं। तो इस टाइम कितनी हो गई? 15। फिर धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ेंगे और भी भाषाओं को हमने ऐड किया। कहाँ पे? 8वीं अनुसूची में। चले आगे, नेक्स्ट आते हैं। अब आप बोलोगे कि आप तो पढ़ा रही है अमेंडमेंट, फिर ये गोलकनाथ केस कैसे आ गया? एक्चुअली आगे वाला जो अमेंडमेंट है ना, वो गोलकनाथ केस पर ही डिपेंड करता है। हुआ क्या था, गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था जजमेंट, उस जजमेंट को सरासर पलट दिया गया था आगे आने वाले अमेंडमेंट में। तो ये जानना तो बनता है कि गोलकनाथ केस में आखिर ऐसा क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट में कि उसको जो है संशोधन करके सरकार ने पलट दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो सरकार के खिलाफ बोला ही होगा, तभी जो है संशोधन करने की नौबत आ गई। तो देखो, गोलकनाथ केस होता है कब? 1967 में। साल याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट केस है ना, लाइक गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, बेरूबारी केस, कभी कभी आता है इनका मैच द फॉलोइंग, कभी कभी आता है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, गोलकनाथ केस में पहली बात क्या बोली गई कि जो भी संशोधन जो है पार्लियामेंट करता है, वो सारे संशोधन आर्टिकल नंबर 13 के अंदर आएंगे। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू का, दैट इज न्यायिक समीक्षा का। तो जो भी संशोधन पार्लियामेंट संसद करती है वो सारे कहाँ कवर होंगे? अनुच्छेद 13 में, मतलब वो न्यायिक समीक्षा के अंदर आएंगे। इसके साथ गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि जो हमारी संसद है ना, इसके पास असीमित शक्तियां संशोधन के लिए नहीं है। मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट का जो मन हो वो अमेंडमेंट कर दे, बिल्कुल भी नहीं। लिमिटेड पावर है आपके पार्लियामेंट के पास संशोधन के लिए। इसके बाद एक और बात जो बोली गई कि अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेकर आता है और वो अमेंडमेंट हमारे मौलिक अधिकार को वॉयलेट कर रहा है, तो उसको जो है
कोर्ट नल एंड वॉइड खारिज कर सकती है जुडिशियल रिव्यू का यूज करके। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने क्या किया, ऐसा कोई अमेंडमेंट किया जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसको वॉयलेट करता है, तो वो आपका न्यायिक समीक्षा के अंदर आएगा और कोर्ट उसको, न्यायालय उसको नल एंड वॉइड दैट इज खारिज कर सकती है। ठीक है, तो आप देखें, मुझे ये पता चला कि गोलकनाथ केस ने पार्लियामेंट को, दैट इज संसद को, दैट इज हमारी सरकार को वीक कर दिया। क्या कर दिया? वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। और एक बात बताओ, सरकार और पार्लियामेंट वीक रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो मानेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो वही काम किया इसके 4 साल बाद 1967 में ये हुआ, और 1971 में होता है क्या, 24वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो भी बातें गोलकनाथ केस में बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको पलट दिया गया। तो आइए जानते हैं क्या किया गया। तो देखो, 24वें संशोधन के द्वारा 1971 में आर्टिकल नंबर 13 में, जो कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट की बात करता है, इसमें क्लॉज 4 ऐड किया गया। और आर्टिकल नंबर 368 जो कि संशोधन की बात करता है, उसमें क्लॉज 3 ऐड किया गया। मतलब जो क्लॉज 4 है वो इसमें ऐड किया गया, क्लॉज 3 इसमें ऐड किया गया। और ये बोला गया कि पार्लियामेंट चाहे तो संविधान के किसी भी मुद्दे पर संशोधन कर सकती है, और उसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है। किसी भी का मतलब है फंडामेंटल राइट्स को भी मिलाकर। तो आप देख रहे हो, इसको करने से क्या हुआ, पार्लियामेंट शक्तिशाली हो गई। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी बात इस संशोधन ने की, उसने तो सबको हिला दिया। क्यों? संशोधन में बोला गया कि अगर ऊपर वाले मुद्दे से अगर ऊपर वाले मुद्दे से संबंधित कोई बिल है जो राष्ट्रपति जी के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जी को कंपलसरी, ठीक है, उनको अपनी पुष्टि, अपना सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। मतलब राष्ट्रपति जी वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं, और राष्ट्रपति जी उसको पुनः विचार के लिए भी संसद में दोबारा भेज नहीं सकते हैं। तो आपने देखा, 24वें संविधान संशोधन 1971 ने हमारी पार्लियामेंट को असीमित शक्तियां दी और हमारे राष्ट्रपति को कमजोर कर दिया, है ना। तो उल्टा हो गया, इसीलिए बोला गया था कि गोलकनाथ केस को जानना जरूरी है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है? चले, नहीं अनुज, 1967 में बस एक ही भाषा को जोड़ा गया था, ये सब बाद में था, अभी आगे आएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत किसी को? शिवांगी पूछते हैं गोलकनाथ केस में क्या क्या हुआ था। ए शिवांगी, बता तो दिया। शिवांगी, लेट्स सी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ, मैंने पूरा बता दिया कि गोलकनाथ केस में इन तीन पॉइंट्स को हमने मेजरली फोकस किया था। इसका कंक्लूजन ये है कि पार्लियामेंट हमारी वीक हो गई, मतलब सरकार हमारी वीक हो गई। तो सरकार कब तक वीक रहेगी? तो इसलिए फिर उसने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन करके सब इसको पलट दिया। ठीक है शिवांगी, कोई डाउट है? ओके, चलो ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। शिवांगी कह रही कि सॉरी मैम, आई मिस्ड इट, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब आते हैं 31st अमेंडमेंट के पास, 1973। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें ऐसा बताने वाला। तो 31st ने क्या किया, लोकसभा के अंदर सीटों का आवंटन कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, कैसे किया? 1971 के अंदर सेंसस हुआ, दैट इज जनगणना होती। जनगणना हर 10 साल बाद होती है, बट अनफॉर्चुनेटली 2020 में नहीं हो पाए, सॉरी 2021 में नहीं हो पाई थी। क्यों? कोविड जो आ गया था। ठीक है, तो 31st अमेंडमेंट ने बोला कि 1971 में जो जनगणना होंगी, जो सेंसस हुआ, उसके बेसिस पे लोकसभा के सीटों को फिक्स किया जाए। और क्या फिक्स किया? 525 सीटें राज्यों के नाम और 20 सीटें हमारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो 35वां और 36वां, इनको मैं साथ में पढ़ा रही हूँ कि मिलते जुलते हैं। 35वां होता है 1974 में, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, सिक्किम को, जो कि पहले भारत का हिस्सा नहीं था, एक इंडिपेंडेंट राज्य था, उसको हमने भारत का सहयोगी राज्य, दैट इज एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। फिर जस्ट एक साल बाद, दैट इज 1975 में
36 नंबर का अमेंडमेंट करके हमने सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा कब एसोसिएट स्टेट बना और कब आपका एक फुल फ्लेज स्टेट बना। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। अब आ गया बॉस। ये बॉस है, क्यों? क्योंकि इसको ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज लघु संविधान कहते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम लोग कहते हैं लघु संविधान, दैट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कुल मिला के 59 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। और इस संशोधन को करने वाली थी इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, दैट इज इंदिरा गांधी। पार्टी थी कांग्रेस पार्टी की, सरकार थी क्योंकि ये पीएम थी, ठीक है। और हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ, दैट इज नेशनल इमरजेंसी देश में लगी थी, तब इतना खतरनाक काम किया गया। ठीक है, खतरनाक तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। ओके, तो इस संशोधन में कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ बुरी बातें भी थी। इनफैक्ट कुछ ऐसी बातें थी जिसका निंदा करना, जिसका क्रिटिसाइज करना तो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या थी कि इसमें ये बोला गया कि 2001 तक लोकसभा की सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल के अंदर, मतलब प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द को ऐड किया गया। वो 3 शब्द कौन थे? सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, एंड इंटेग्रिटी मतलब अखंडता। तो इन 3 शब्दों को हमारे प्रियम्बल, हमारे प्रस्तावना में ऐड किया गया। इसके साथ ही सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड किया गया पार्ट नंबर 4A में, और इसको आर्टिकल नंबर 51A के अंदर रखा गया। पहले हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर हमारे पास एक और, मतलब कुल मिला के एज ऑफ नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहले कितने थे? पहले 10 थे। ठीक है, इसके साथ जो खतरनाक बातें की गई वो ये थी कि आर्टिकल नंबर 3668 जो कि संशोधन की बात करता है, इसमें क्लॉज 4 ऐड किया गया और साथ के साथ न्यायिक समीक्षा दैट इज जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया। ठीक है, ओके, मतलब अब जो है न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, तो ये काम किया गया। इसके साथ ही लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। और जो बड़ी ही कंट्रोवर्शियल चीज हुई कि जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है, जो हम लोग के पास 5 प्रकार के रिट है, उसको भी हटा दिया गया। मतलब अब आप अपने रिट को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आ रही है ये तो डिक्टेटरशिप है। खैर, डिक्टेटरशिप पूर्ण रूप से तो नहीं बोलेंगे, हाँ, बट कहीं ना कहीं उसकी खुशबू थी। ठीक है, खुशबू से क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट था। और एक और बात बता दूं, हमारी जो राज्य की सूची हुआ करती थी, स्टेट लिस्ट हुआ करती थी, स्टेट लिस्ट से 5 मुद्दों को हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में, दैट इज समवर्ती सूची में जो है वो डाल दिया गया। जिसमें से एक मुद्दा था एजुकेशन, शिक्षा जो है पहले वो राज्य सूची का हिस्सा था, बट 42nd अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को क्या किया गया, समवर्ती में ऐड कर दिया गया, शिक्षा को, फॉरेस्ट को। ठीक है, इतना ही हमारे लिए काफी है। चले, कोई दिक्कत? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया? चले, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो, आपको ये फीलिंग आ रही है कि चलो कुछ बातें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो हजम नहीं हो रही हैं और वो सही भी नहीं है, गलत है। ठीक है, तो उन्हीं बातों को, जो गलतियां 42nd अमेंडमेंट में करी गई थी जानबूझ के, उनको सुधारने के लिए नेक्स्ट आपका आता है 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट होता कब है? 1978 में होता है। और इस अमेंडमेंट को करती है कौन? जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे इसके मोरारजी देसाई। और ये अमेंडमेंट आता है कब? इंटरनल इमरजेंसी, दैट इज आपका जो आपातकाल लगा था ना,
उसके खत्म होने के बाद, क्योंकि 1977 में आपातकाल हट गया था। उसके बाद इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी हार गई, फिर जो है जनता पार्टी की सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। जैसे भारत में सर्वोच्च सम्मान कौन है, भारत रत्न, वैसे जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है वो मोरारजी देसाई को मिला हुआ है। कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इनको मिला हुआ है। अब देखो इसने हुआ क्या, इसने ना जो गलतियां 40 सेकंड में करी गई थी उनको पलट दिया, उनको ठीक कर दिया। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 31 जो हमारे मौलिक अधिकार के अंदर आता था, जो कहता था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया। आर्टिकल नंबर 31 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट हो चुका है और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के हम लोगों ने लीगल राइट बना दिया है और आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए में रख दिया है। ठीक है, तो ये करने वाले थे 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, बिकॉज जनता पार्टी जो है ना वो गरीबों की सरकार थी, तो प्रॉपर्टी को हटाने के पीछे ही था कि वो गरीबों का विकास कर सके। इसके बाद क्या बोला गया कि आर्टिकल नंबर 19F जो भी आपका संपत्ति प्रॉपर्टी से संबंधित था इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, और साथ के साथ जो नेशनल इमरजेंसी है ना आपका राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352, इसके अंदर ये बोला गया कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 सस्पेंड बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हुई है तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा, बाकी सारे हो सकते हैं। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो 19 बाय डिफॉल्ट होगा, बाकी होंगे कब, जब राष्ट्रपति जी अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू करें तब। ठीक है, नेक्स्ट, साथ के साथ ये बोला अगर राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो राष्ट्रपति जी को कैबिनेट की लिखित में सिफारिश की आवश्यकता है। ठीक है, पहले क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था और सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता थी। यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता है पार्लियामेंट की, और वो भी 1 मंथ के अंदर। पहले क्या था, सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता 2 महीने के अंदर, अब हुआ कि स्पेशल मेजॉरिटी 1 महीने के अंदर और प्लस कैबिनेट लिखित में परमिशन जो है परमिशन क्या लिखित में रिकमेंडेशन जो है वो देगी। इसके साथ ही लोकसभा का जो कार्यकाल 6 साल जो है कर दिया गया, उसको हटा के 5 कर दिया गया, और साथ के साथ जो रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था उसको बहाल कर दिया गया। और एक और काम किया गया, जो न्यायिक समीक्षा को हटा दिया गया था उसको भी बहाल कर दिया गया। और एक और चीज ऐड की गई, जब हम लोग के देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी होती है तो हम 3 मुद्दों पे लगाते हैं, वॉर हो रहा हो या बाहरी आक्रमण हो रहा हो या फिर हमारे देश में आंतरिक अशांति हो। तो आंतरिक अशांति का मुद्दा लेके ही इंदिरा गांधी ने 75 में आपातकाल जो लगाया था, जिसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ था, क्रिटिसाइज हुआ था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, उस आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के सशक्त विद्रोह दैट इज आर्म्ड रिबेलियन शब्द को लगा दिया गया। क्लियर है, तो ये था 44th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में छोटा सा ज्ञान। किसी को कोई पूछना है? अनुज पूछते हैं, आपातकाल होगा, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। अनुज, मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है इमरजेंसी के अंदर, फिर से बताती हूँ। जब आपातकाल की घोषणा होती है, अगर वो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, उसके अंदर वो बाहरी आपातकाल है, मतलब वॉर और बाहरी आक्रमण की वजह से आप घोषणा हो रही है, तो उसमें आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है और राष्ट्रपति जी चाहे तो और भी मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं अपने ऑर्डर के द्वारा। बट आर्टिकल 20 और 21 को कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो लागू रहेगा ही चाहे देश में किसी भी प्रकार का आपातकाल लगाया गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मैं बता चुकी हूँ ना।
चलिए ठीक है, देखो कुछ टॉपिक इसमें इमरजेंसी का भी है जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको इमरजेंसी के टॉपिक में, तो आप उससे कनेक्शन कर पा रहे होगे बिकॉज पॉलिटी जो है ना वो कनेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, चलिए 52 पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है। अगर ये नहीं होता तो हमारे देश में ना जो नेता लोग हैं वो ऐसे हैं, आज रात इस पार्टी में, कल सुबह दूसरी पार्टी में, आया राम गया गया राम, और दल बदलू जो है वो रोज मिलते हैं। तो थैंक यू टू द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज राजीव गांधी। वही जो है वो 52nd ये अमेंडमेंट को लेकर आते हैं 1985 में, और इसके द्वारा 10th शेड्यूल को 10वीं अनुसूची को ऐड किया जाता है और एंटी डिफेक्शन लॉ दैट इज दल बदल कानून को पारित किया जाता है। तो अगर ये कानून नहीं होता तो यू कैन इमेजिन हमारे देश का क्या हाल होता। पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिशियन है वो कितने सेल्फिश और क्या क्या करते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा इमोशनल नहीं होंगी, रियलिटी की बात करते हैं, एग्जाम के लिए इतना काफी है। ठीक है, बट इसका याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। ठीक है, और हाँ एक बात और है, ये दल बदलना इंडिविजुअल पे लगता है, ग्रुप पे नहीं। ठीक है, अगर ग्रुप बदलता है तो वो मर्जर होता है, अगर इंडिविजुअली आप जाते हैं तब आप दल बदलू कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, कोई मुझसे कहता है नाम तो दिखा नहीं रहा है आपका, कहता है कि आप कहते हो मैम अभी भी तो लोग पार्टी बदल लेते हैं। देखो अभी भी लोग पार्टी बदलते हैं पर वो प्रोसीजर को फॉलो करके बदलते हैं। पहले वाले का तो कोई प्रोसीजर ही था नहीं, जब मन किया तब वो चले गए। अभी क्या है वो बदलते हैं। तो मैंने क्या बोला, मर्जर होता है, तो मर्जर में हम लोग काफी ज्यादा टू थर्ड को मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आप इंडिविजुअली नहीं बदल सकते, वहां पे क्या था आप इंडिविजुअली बदल जाओ। आपको मंत्री जो है नहीं बनाया गया, आप जो है एमपी हो, एमएलए हो, तुरंत छोड़ के जाते थे और दूसरी पार्टी में चला देते थे। ये बात थी, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, गीता शर्मा कहते हैं पाकिस्तान में मैम, अच्छा गीता पूछती है पीएम को कौन सा पुरस्कार दिया मैम। तो उनको दिया गया था, मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। ठीक है, नाम थोड़ा उसका उर्दू वाला है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जब आएगा तो बता दूंगी। वैसे आप चेक कर सकते हो, हाईएस्ट सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ पाकिस्तान मिला था मोरारजी देसाई को। ओके, मिला क्यों था, बड़ी ही अजीब सी स्टोरी है, बताऊंगी तो शायद आप लोग इमोशनल हो जाओगे और मेरा टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट, 61st अमेंडमेंट 1989, इसमें क्या हुआ था, पहले हमारे देश में जो वोटिंग की एज थी वो 21 साल थी। इस अमेंडमेंट को करके वोटिंग की एज को 21 से घटा के 18 कर दी गई थी, और ऐसा करते ही आर्टिकल नंबर 326 में अमेंडमेंट करना गया था। और ये करने के पीछे हाथ था यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कल पढ़ा था ना इलेक्शन कमीशन, वहां पे इसके बारे में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ये कुछ काफी सारे हैं। 69th नंबर का अमेंडमेंट होता है 1991 में। इसके द्वारा जो दिल्ली है ना वो एनसीआर बन गया। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, और एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसके साथ ही दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा नहीं मिला, इसको जो है ऑब्वियस सी बात है यूटी का दर्जा मिला था, प्लस इसको एक विधानसभा दी गई, और विधानसभा में 70 सीटें एक सीएम के साथ दी गई। और फिर आपका 70 नंबर का अमेंडमेंट होता है 1991 में, जिसके द्वारा बोला गया कि जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है उसके जो मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 69 और 70 जो है वो दिल्ली को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 73, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, बिल्कुल हाँ, निशान पाकिस्तान, या थैंक यू अनुज। अनुज ने बताया है कि निशान पाकिस्तान दिया गया था, निशान पाकिस्तान दिया गया था मोरारजी देसाई को। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। सूरज क्या पूछते हैं, एक बार आप फिर से पूछिए, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। चलो आओ, बस ये खत्म होने वाला है। 73rd
कब होता है? 1992 में। इसके द्वारा हम लोगों ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था और पंचायती राज को शेड्यूल नंबर 11 में स्थान दिया था। 29 आइटम्स दिए थे और साथ के साथ पार्ट नंबर 9 में भी जगह जो है वो दी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है 74th, जस्ट उसके बाद होता है 74th होता है 1992 में। इसके द्वारा हमने अर्बन लोकल बॉडीज को, शहरी स्थानीय निकाय को, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया था और इनको 12वीं अनुसूची में रंग रखा था, जहां पे 18 आइटम्स हैं और इनको भाग संख्या 9th ए में जगह प्रदान की थी। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। चलिए बताऊंगी, मोरारजी वाली स्टोरी बताऊंगी ये टॉपिक खत्म करने के बाद। ठीक है, बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है, उसके बाद स्टोरी बताऊंगी आपको मोरारजी देसाई वाली। आप लोग खुद बताना कि आप लोग कैसा फील किए हो। ठीक है, 77 में आते हैं, कुछ खास नहीं है। 77 ने बोला, जो 1995 में हुआ था, इसने क्या बोला कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है ना, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इस संशोधन ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन के लिए आरक्षण दिया। इसकी वजह से आर्टिकल 19 में हम लोगों ने क्लॉज 4A को ऐड किया। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आते हैं 84, बहुत इजी है। 84 ने बोला जो 2001 में होता है कि लोकसभा की सीटें 2026 तक इंक्रीज नहीं की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट 86 अमेंडमेंट जो है वो होता है सन 2002 में। इस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसमें दो बातें की गई। पहला, हमने जो है मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 21A को ऐड किया, जो कहता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। मतलब शिक्षा जो है वो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो है वो 21A में रखा गया है। ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, और ये बोला गया कि अगर जो बच्चे 6 से लेकर 14 साल तक के हैं, उनका ये मौलिक अधिकार है कि उनको जो है शिक्षा मिले मुफ्त में। इसी टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे जो है आपके प्रोग्राम चलाए गए थे, दैट इज स्कूल चले हम, रोके से ना रुके हम, स्कूल चले हम। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, उसमें पहले जो है हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, 51A के अंदर। इसके द्वारा हमने 10 के बाद एक और ऐड किया, दैट इज 11th वाला, और ये बोला अगर आप पेरेंट्स हैं, आप गार्जियन हैं, आपके पास 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलवाएं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 91st। ये कुछ खास है नहीं, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। 91st होता है सन 2003 में। इसने जो है काफी लोगों की आकांक्षाओं पे जो है एक तरह से होल्ड कर दिया। कैसे? 91st अमेंडमेंट कहता है कि लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं उसका 15% से ज्यादा हमारे केंद्र में पीएम और उनके मंत्रिमंडल की संख्या नहीं होगी। और साथ के साथ अगर राज्य है तो राज्य की विधानसभा का जो 15% है उससे ज्यादा जो है सीएम और उनके मंत्रिमंडल की संख्या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक 1 वीक पहले यूपी में जो है शपथ ग्रहण हुआ। ठीक है, मंत्रियों की लिस्ट आई, आप नोट कर लो, आप काउंट कर लो, यूपी में जितने लोग मंत्री बने हैं ना, मिनिस्टर बने हैं, उनकी जो संख्या है सीएम को मिला के, वो यूपी के विधानसभा की 15% से ज्यादा नहीं होगी। कम हो सकती है बट ज्यादा नहीं होगी। ये बातें 91st में बोली गई थी। नेक्स्ट आता है 92nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में होता है। इसके द्वारा शेड्यूल नंबर 8 में हम लोगों ने क्या किया, और भाषाओं को ऐड किया। वो कौन कौन सी थी? बोडो, जो आसाम में बोली जाती है, आपका एक इलाका है बोडोलैंड, वहां पे। ये डोगरी आप बोलते हो जम्मू कश्मीर में। संथली आदिवासी भाषा है, झारखंड में बोल जाती है। और मैथिली बिहार की भाषा है। ठीक है, तो इन चारों भाषाओं को शेड्यूल नंबर 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद 97, ये इंपॉर्टेंट है, 2011 में होता है। इसके द्वारा कोऑपरेटिव्स को, दैट इज सहकारिता को, संवैधानिक दर्जा मिला
और आपको बता दिया जाए 2021 में ना मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव दैट इज सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसलिए जो भारत का गृह मंत्री होगा वो सहकारी मंत्री भी बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 100वां, ये इंपॉर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन होता है 2016 में। ठीक है, कब होता है? 2016 में होता, सॉरी 15 में होता है। बट इसकी जो नींव है ना वो 2011 में ही रख दी गई थी बाय द देन प्राइम मिनिस्टर दैट इज आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। हुआ क्या था, जब देश आजाद हुआ था ना तो कुछ मिस्टेक हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा। वो मिस्टेक क्या बोलूं मैं, ब्लंडर बोलूं। जैसे आपको पता होगा कि ये इंडिया है, ठीक है, इधर पाकिस्तान बनाया गया काट पीट के, इधर बनाया गया ईस्ट पाकिस्तान। ये उस टाइम की बात है। जब आप दो देश बना रहे हो तो इनका बाउंड्री भी तो बनाओगे। तो इनका बाउंड्री बनाने के लिए एक आदमी को बुलाया गया, उन आदमी का नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। उनका नाम क्या था? सर सिरिल रैडक्लिफ था। ये अंग्रेज थे, आए थे, इनको जो बुलाया गया था। अब इनको ना ही इंडिया की ज्योग्राफी पता, ना हिस्ट्री पता, ना बायोलॉजी पता, ना केमिस्ट्री पता, ना कुछ पता। इनको दिए गए मैप्स, ये मैप्स बड़े पुराने, आउटडेटेड। ठीक है, खैर इनको दिया गया मैप पुराना प्लस 5 हफ्तों का टाइम और बोला गया कि सर आपको पाकिस्तान भारत के बीच का बाउंड्री करना है। और पाकिस्तान मतलब ये वाला जो है ईस्ट पाकिस्तान और भारत के बीच की बाउंड्री करना है। पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री बनी उसका नाम रखा गया रैडक्लिफ लाइन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत हो गई यहाँ पे, बिकॉज इधर ना पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को पता है बाद में 1911 में मतलब वापस लिया गया था। तो उसी का जो है इफेक्ट था, या आप बोलो कि कुछ मिस्टेक थी जो इनके द्वारा हो गई। इन्होंने विभाजन किया इस प्रकार से कि जो एक सेकेंड, इन्होंने एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, इन्होंने विभाजन किया कुछ इस प्रकार से, जैसे कि बता दूं मैं कि जो इलाके थे मुस्लिम मेजोरिटी वाले उनको रखा ईस्ट बंगाल में, और जो इलाके थे भगवाधारी, मतलब भगवाधारी का मतलब है मतलब जो हिंदू मेजोरिटी इलाके थे उनको रखा इंडिया के अंदर। अब इसमें गड़बड़ क्या होगी, जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाके थे ना वो पड़ गए भारत के लैंड में, और जो हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके थे वो पड़ गए मतलब लैंड वाइज आपके ईस्ट पाकिस्तान में। तो बड़ी दिक्कत होती। ये दिक्कत चलती गई जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तब भी। इससे दिक्कत क्या होती, जो लोग हमारे भाई लोग बांग्लादेश में हैं उनको आधार कार्ड बनवाना होता, कुछ बनवाना होता, भाग के इंडिया आना पड़ता, सिक्योरिटी रीजन थे। इसके बाद वही चीज इनके साथ ही बांग्लादेशी जिनको जो कि बांग्लादेश के थे जिनको कुछ काम होता भाग के वहां जाना पड़ता, बड़ी दिक्कत होती। ऊपर से सिक्योरिटी का भी खतरा था। इसलिए जो है 2011 में ये बातें बोली गई कि जो इलाके ईस्ट पाकिस्तान के अंदर है जिससे भारत के लोग रहते हैं, मतलब जो बांग्लादेश के अंदर है, उनको हम लोग बांग्लादेश को वापस कर देंगे, मतलब उनको हम लोग वो सौंप देंगे। और जो इलाके बांग्लादेशी भारत के लैंड के अंदर है उनको हम लोग इंडियन बना लेंगे। इसी को बोला गया 100 अमेंडमेंट एक्ट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। और एक्सचेंज किया गया, अदला बदली की गई एनक्लेव्स का। एनक्लेव्स का मतलब होता है मोहल्ला, ठीक है, मोहल्ला मान के चलो, ठीक है। तो इंडिया ने जो है 101 एनक्लेव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश से 51 जो एनक्लेव है वो इंडिया को दिए। ठीक है, इससे जो है मैटर सब सुलझ गया। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने अमेंडमेंट करके चीजों को पक्का कर दिया। ठीक है, तो वही आपका बना 100वां संविधान संशोधन 2015। तो इसको भूलना मत, मैंने पूरी कहानी बता दी। और हाँ, इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है नाम है रैडक्लिफ लाइन। इंडिया बांग्लादेश की जो बाउंड्री है इसका भी नाम है रैडक्लिफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आते 101। इसको पता नहीं क्यों मैं जब से 2016 के बाद जितने भी एग्जाम हुए ना हर दूसरे एग्जाम में ये पूछता है। 101 नंबर का जो अमेंडमेंट है वो बिलोंग करता है जीएसटी को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 102 नंबर का जो अमेंडमेंट है वो 2018 में हो। इसने क्या किया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दैट इज एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया।
और साथ के साथ पहले ना राज्यों के पास एक पावर थी कि वो बैकवर्ड क्लासेस को जो है डिफाइन करे, वो डिसाइड करे। ये पावर जो है वो आपकी छीन ली गई स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, मतलब दो बातें हुई। पहला कि क्या हुआ, क्या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैब्लिश किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। और साथ के साथ जो है जो मतलब आपके स्टेट के पास शक्ति थी बैकवर्ड स्टेटस डिसाइड करने की, वो स्टेट से छीन ली गई। बट ज्यादा दिन नहीं, बताती हूँ क्यों। इसके बाद नेक्स्ट आता है 103rd। इसमें आपने सुना होगा 103rd अमेंडमेंट जो है 2019 में होता है। अब आप देखोगे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम लोग ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी बिलोंग करते हैं। तो जो आपके ईडब्ल्यूएस होते हैं, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में आरक्षण दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा, जहां पे ऐसे लोग जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं और वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो SC ST नहीं है, जो OBC मतलब कि है नहीं, जो मतलब कि जनरल है। ठीक है, उनको जो आपके इकोनॉमिकली वीकर है, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको आरक्षण दिया गया। तो ये आपका 103rd के अंदर आता है, 2019 में हुआ। इसके बाद 104 अमेंडमेंट होता है, ये बहुत ही कॉमन है 2020 में। इसमें दो बातें हुई। हमें पता है कि लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सीटें आरक्षित है। तो पहले ये आरक्षण 10 साल के लिए था 1950 से लेके, फिर धीरे धीरे करते करते इसको बढ़ा दिया गया। तो 2020 में इसको 70 साल हो जाते, बट इसको ना 104 नंबर का संशोधन करके 10 साल और बढ़ा दिया गया। मतलब 1950 से लेकर 2030 तक कुल मिला के 80 सालों के लिए जो है ये आरक्षण वैलिड किया गया। इसके साथ हमें पता है कि लोकसभा के अंदर 2 लोग एंग्लो इंडियन समुदाय के नॉमिनेट किए जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा, और विधानसभा में 1 जना गवर्नर के द्वारा आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से नॉमिनेट किया जाता है। इस नॉमिनेशन को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका 104 संशोधन, जिसको मैंने पहले भी काफी बार बताया हुआ है। बिल्कुल इंडिया अफगानिस्तान की डूरन लाइन है, इंडिया और चाइना की मैकमोहन लाइन है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पारुल वर्मा। पारुल क्या पूछते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को जोड़ा गया था? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है, वही तो है। प्राइमरी एजुकेशन क्या है, कक्षा 5 तक का जो बच्चा होता है वो वैसे तो 10 मतलब कि 10-11 का भी होता है, पर फिर भी मान लो 15 साल तक आप उसको ऐड कर लो। ठीक है, ये बात है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। ओके, अनुज कह रहे मैम मोरारजी देसाई की कहानी बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, चलिए आखिरी आता है 105 संशोधन, आखिरी 2021 में, अगस्त 2021 में हुआ। इसने क्या किया, जो सरकार ने अमेंडमेंट करके राज्यों से OBC को डिफाइन करने के पावर छीन ली थी, वो पावर सर्वसम्मति से वापस कर दी। मतलब 105 अमेंडमेंट के द्वारा अब आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास से शक्ति है कि वो अपने राज्य में आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, पहचान भी कर सकते हैं, निर्धारित भी कर सकते हैं कि कौन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता है। फिर उसको सर्टिफिकेट वगैरह भी वो दे सकते हैं कास्ट का। ठीक है, तो ये बात थी। चलिए, तो दिस वाज अबाउट द टॉपिक दैट इज अमेंडमेंट, दैट इज संशोधन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ मोरारजी देसाई की स्टोरी। किसी का कोई है डाउट, वो पूछ सकता है। तो देखो, हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि इंडिया से पहले पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने वाला था। न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो पाकिस्तान ने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। इसकी भनक इंडिया में जो रॉ है ना, वो क्या आप जानते होंगे, ये जो रॉ है इसको हम लोग कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसको लग गई। तो जो ये रॉ के हेड थे, उन्होंने उस टाइम के जो PM थे, दैट इज मोरारजी देसाई, इनको बोला कि PM साहब,
हमें खबर मिली है कि पाकिस्तान में जो वहां के लोग हैं वो लोग ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूछता आपको सबूत कैसे मिला, तो रॉ के हेड बताते हैं कि आपको बता दिया जाए कि रॉ के 110 एजेंट पाकिस्तान में रूप बदल के मतलब रह रहे हैं और वहां पे वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। और इनफैक्ट जहां पे आपकी लैब है ना पाकिस्तान की जहां पे बनाया जा रहा है, उस लैब के सामने एक बार्बर शॉप है। तो जब साइंटिस्ट आते हैं अपना बाल कटवाते हैं तो उनके बालों को इकट्ठा करके हम लोग को भारत में भेजा जाता है। और फिर हम लोग ने टेस्ट किया है, वहां से पता चला कि उनके बालों के ऊपर जो केमिकल्स मिले हैं ना, इससे पुष्टि हुई है कि हाँ वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के स्टेप में बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद रॉ के हेड कहते हैं कि सर हमें आपकी जो है परमिशन की आवश्यकता है। इजराइल से एक प्लेन उड़ के आएगा, वो गुजरात में जो है अपना वो भरवाएगा फ्यूल, बिकॉज फ्यूल खत्म हो जाता है। और फ्यूल बढ़वाने के बाद फिर वो पाकिस्तान में जो है, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रोग्राम चल रहा है उसको खत्म कर देगा। हमें आपकी परमिशन की आवश्यकता है ताकि हम लोग जो है इजराइल के प्लेन को फ्यूल जो है वो दे सके। पीएम मोरारजी देसाई कहते हैं नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। और इतना ही नहीं, पीएम जो है उस टाइम आपके पीएम के दोस्त थे पाकिस्तान में, उनको फोन करते हैं, ठीक है, लियाकत अली। और फोन करके कहते हैं भाई मुझे पता चला है कि तुम जो हो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो। तो लियाकत अली एकदम शॉक में आते हैं कि अरे इसको कैसे पता चला। उसके बाद कहते हैं कि अरे पता है तुमको, मेरे रॉ की हेड ने मुझे ये बात बताई है कि इंडिया के जो है रॉ मतलब रॉ के 101 एजेंट जो है काम कर रहे हैं, बार्बर शॉप है वहां से बाल आता है, ऐसे से बोलने लगे। इतना ही पता चलना था कि उसी टाइम जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने आदेश दिया कि सारे के सारे भारत के रॉ एजेंट को पकड़ा जाए। विद इन 1 आवर सारे एजेंट पकड़ा जाते हैं, उनका वहीं पे हत्या हो जाता है। ठीक है, कुछ पता भी नहीं चलता है। और उस टाइम कुछ पीरियड के लिए पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर बनाता है वो, बट उस टाइम के लिए वो स्टॉप कर देता है। तो होता क्या है, इससे आपने देखा कि जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने दोस्ती निभाई, और पता है क्या, ये दोस्ती यारी और प्यार मोहब्बत के चक्कर में देश बड़ा पिस जाता है। तो इससे ये सबक मिलता है कि अगर आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो आपको अपने पर्सनल टर्म्स, अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप वगैरह जो है वो दूर रखनी है। कहीं आपकी पर्सनल लेवल की फ्रेंडशिप से देश का नुकसान ना हो जाए। तो ये हम लोग को सबक मिलती है, जो आपको भी मिलती है, मुझे भी मिलती है, और सबक वाली बात भी है। बिकॉज उनके इस निर्णय से उन्होंने तो समझा कि दोस्त है, मेरे से बात शेयर करेगा, और उल्टा क्या हुआ, 101 रॉ के एजेंट जो देश के लिए काम कर रहे थे उनकी हत्या हो गई। ठीक है, तो ये बात है जिसकी वजह से जो है मोरारजी देसाई को लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और यही कारण था कि उनको निशान है पाकिस्तान दिया गया। ठीक है, चलिए खैर कुछ नहीं, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सूरज, जो भी आपका डाउट है कल फिर मेरी क्लास है, कल मैं आप लोग को लिस्ट कराऊंगी। ठीक है, दैट इज यूनियन लिस्ट में कौन है, स्टेट लिस्ट में कौन है, कौन कॉन्करेंट में कौन है। और जो भी कुछ डाउट है सूरज एंड सत्यम एंड पारुल आप लोग मुझसे कल पूछ लेना। ठीक है अनुज, ओके कोई दिक्कत है तो कल मिलते हैं फिर, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके बाय बाय। अनुज कुछ पूछना है क्या? हाथ उठाया है, हैंड रेस किया है। अनुज मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं जा रही हूँ। चलिए कुछ नहीं पूछना है, ठीक है चलिए, ओके एब्सोल्युटली फाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।